गाइटन का चैप्टर 81 हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को हम तीन मेजर सब डिवीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ मेल सेक्सुअल एक्ट, जिसमें हम इरेक्शन और इजैकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड है रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन बाय वेरियस हार्मोन्स, जिसमें हम टेस्टोस्टेरोन और कुछ दीगर हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को 3 वीडियोस में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स। वैसे तो आपने ये एनाटमी में पढ़ लिया होगा, फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टेस्टिस जो होती हैं उनके अंदर तकरीबन 900 कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं टोटल 900 ट्यूब्यूल्स होती हैं, और हर ट्यूब्यूल की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 1/2 ऑफ द मीटर है। और इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। जब स्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं यहाँ पे, तो वो स्टोर्ड होते हैं हमारे एपिडिडमस में। एपिडिडमस क्या है? एपिडिडमस भी एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ है ऑलमोस्ट 6 मीटर्स। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, दिस इज़ दी एपिडिडमस। एपिडिडमस से स्टोर होने के बाद स्पर्म जाते हैं हमारे वेस डेफरेंस में। वेस डेफरेंस जो हमें पता है एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, जो कि अपने टर्मिनल पार्ट पे एक डायलेटेड फॉर्म में चला जाता है, जिसको हम एम्प्यूला कहते हैं। द एपिडिडमस लीड्स इनटू द वास डेफरेंस विच इनलार्जेस इनटू द एम्प्यूला of the vas deferens immediately before the vas enters the body of the prostate gland. Two seminal vesicles, one located on each side of the prostate, empty into prostatic end of the ampulla, and the contents from both the ampulla and the seminal vesicle pass into an ejaculatory duct leading through the body of the prostate gland and then emptying into the internal urethra. जब यहाँ पे वास डेफरेंस एम्प्यूला की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी पॉइंट पे हमारे जो सेमिनल वेजिकल्स होते हैं उनकी डक्ट और एम्प्यूला ऑफ द वास डेफरेंस आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, और ये दोनों फ्यूज़ करके बना देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और यही इजैकुलेटरी डक्ट अंदर जाके प्रोस्टेटिक यूरीथ्रा या इंटरनल यूरीथ्रा में ओपन होती है। यूरीथ्रा जो है उसके अंदर काफ़ी म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि ड्राइव होता है फ्रॉम यूरीथ्रल ग्लैंड्स, जो कि यूरीथ्रा की वॉल्स में प्रेजेंट होंगे। और दूसरा जो मेजर कंट्रीब्यूशन म्यूकस की होती है वो आती है बल्बो यूरीथ्रल ग्लैंड से, यानी कि जिसको हम काउपर ग्लैंड भी कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फीरियर पोर्शन के करीब ये बल्बो यूरीथ्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और इनका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है म्यूकस में। अब हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट होती है, सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा एम्ब्रियो होता है उसके अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनते हैं, जो कि टेस्टिस के अंदर माइग्रेट करते हैं फ्रॉम प्रिमिटिव स्ट्रीक देन टू द योक सैक, और देन फाइनली दे कम इन द टेस्टिस। जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थे वो टेस्टिस में आने के बाद जो इमेच्योर जर्म सेल्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये स्पर्मेटोगोनिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के वॉल्स के अंदर लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये इसकी वॉल है ट्यूब्यूल की, और इसके अंदर आप देख सकते हैं लेयर्स की फॉर्म में स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट है। प्यूबर्टी पे क्या होता है कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये माइटोटिक डिवीजन में चले जाते हैं। इस माइटोटिक डिवीजन में जाने की वजह से इनका नंबर जो है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। अब हम देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को। जो एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं, जिसमें LH और FSH आ जाता है, इनकी स्टिमुलेशन की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की बिगिनिंग होती है। 13 ईयर्स की एज में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, और बाकी की ज़िंदगी में जैसे जैसे ओल्ड एज की तरफ इंसान प्रोग्रेस करता है तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर जाती है। यहाँ पर वो ये बता रहा है कि जो स्पर्मेटोगोनियम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं के दरमियान में हमारे पास सर्टोली सेल्स भी होते हैं। जिस स्पर्मेटोगोनियम ने मैच्योर होना है उसने जाना है ल्यूमन की तरफ। इस तरफ है ल्यूमन, वॉल से दूर जाना है, तो उसको ल्यूमन की तरफ जाने के लिए माइग्रेट करना पड़ता है सर्टोली सेल्स के दरमियान से। अब यहाँ पे जो मियोसिस के बारे में बताया हुआ है उसके लिए आप ये टेबल देख सकते हैं। सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से वो टेस्टिस में आए, टेस्टिस में आके वो बन गए स्पर्मेटोगोनिया।
वो जो स्पर्मेटोगोनिया थे उन्होंने प्रोलिफरेट किया, माइटोटिकली डिवाइड किया और उनका नंबर इंक्रीज़ हो गया। अब वो जो स्पर्मेटोगोनियम का नंबर इंक्रीज़ हो गया, वो स्पर्मेटोगोनियम सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होती है, उससे बन जाते हैं हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होती है और बन जाते हैं हमारे पास स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स में फिर डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस होता है और फिर हमारे पास ये मैच्योर स्पर्म्स बन जाते हैं। इस इंटायर प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस में जो टोटल टाइम लगता है वो होता है तकरीबन 74 डेज़। यहाँ पे हमें बताया गया कि जो स्पर्मेटोगोनियम होता है उसके अंदर जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसमें से 1 पेयर ऐसा होता है जो कि ऑफ स्प्रिंग के सेक्स को डिटरमिन करता है। उस पेयर में एक एक्स क्रोमोसोम होता है जो कि फीमेल क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम होता है जो कि मेल क्रोमोसोम है। मियोटिक डिवीजन की वजह से जो एक स्पर्म है उसके अंदर वाई क्रोमोसोम चला जाता है और जो दूसरा स्पर्मेटिड होता है उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम चला जाता है। और फिर ये डिपेंड करता है कि जिस स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज़ किया होगा वही जेंडर होगा हमारे ऑफ स्प्रिंग का। स्पर्मेटिड्स की एपिथेलॉइड नेचर थी जो कि फिर कन्वर्ट हो गए स्पर्मेटोजोआ में। अब ये डायग्राम है एक स्पर्मेटोजोआ की। स्पर्मेटोजोआ के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेड और एक टेल। ये जो हेड होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि द हेड कंप्राइजेज द कंडेंस्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स, मींस कि जो न्यूक्लियस है वो हेड के रीजन में है। आगे वो कह रहा है कि ओनली थिन साइटोप्लाज्मिक एंड सेल मेम्ब्रेन लेयर्स अराउंड इट्स सरफेस, मींस के दरमियान में एक कंडेंस्ड न्यूक्लियस है, उसके अराउंड थिन लेयर है साइटोप्लाज्म की और उसके भी अराउंड थिन लेयर है सेल मेम्ब्रेन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीरियर 2/3 ऑफ द हेड पे एक कैप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है ये मेनली बनता है गोल्जी एपरेटस से। इस एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें हाइलुरोनिडेज और पावरफुल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। टेल की बात कर लें तो टेल को हम फ्लैजेलम भी कहते हैं जिसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली। सबसे पहले सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्सोनीम कहते हैं। देन उनके अराउंड एक थिन सेल मेम्ब्रेन की लेयर होती है और जो लास्ट पार्ट है वो है टेल के प्रोक्सिमल पोर्शन में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कलेक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी टेल है। टेल का ये जो प्रोक्सिमल पोर्शन है इसमें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है माइटोकॉन्ड्रिया की। इस माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से टेल के इस पोर्शन को हम बॉडी ऑफ द टेल भी कह देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो टेल है इसकी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इंपॉर्टेंट है मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म के लिए, और इस मोटिलिटी के लिए जो एनर्जी आती है वो आती है एटीपी से, और वो एटीपी बनती कहाँ पे है, बॉडी ऑफ द टेल में प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया में। हम डिस्कस कर लेते हैं हार्मोनल फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें 5 हार्मोन्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है टेस्टोस्टेरोन, देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच, एस्ट्रोजन एंड ग्रोथ हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये लेडिक सेल्स से प्रोड्यूस होता है जो कि प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियम ऑफ द टेस्टिस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट है हमारे लेडिक सेल्स। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है कि ये टेस्टिकुलर जो जर्मिनल सेल्स हैं उनकी ग्रोथ और डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। देन हम बात कर लेते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच की। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है और ये लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करें। देन आ जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। ये स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को, और ये सर्टोली सेल्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू द स्पर्म। स्पर्मेटिड की स्पर्म में कन्वर्जन को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। फिर हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन बनता कैसे है, ये बनता है टेस्टोस्टेरोन से, और बनाता कौन है, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन बनाते हैं। और अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सर्टोली सेल्स स्टिमुलेट किससे होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, यानी कि एफएसएच। देन हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रोथ हार्मोन को। ग्रोथ हार्मोन का हमें पता है कि ये डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है, और इसी तरह टेस्टिस में भी इसकी सेम यही वैल्यू है कि मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए ये ज़रूरी है। और वो लोग जिनमें ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है, यानी कि वो लोग जो पिट्यूटरी ड्वार्फ्स होते हैं, उनमें ये देखा गया है कि उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस या तो कम होती है या कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, और जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स की प्रोडक्शन के बाद
सेवरल डेज रिक्वायर होते हैं स्पर्म को ताकि वो 6 मीटर लॉन्ग एपिडिडमस में से ट्रैवल कर सकें। वो स्पर्म्स जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और अर्ली पोर्शन ऑफ द एपिडिडमस से आते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और उनकी इसी नॉन मोटिलिटी की वजह से वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन जब स्पर्म्स एपिडिडमस में 18 से 24 घंटे तक स्टे करते हैं तो वो डिवेलप कर लेते हैं कैपेबिलिटी ऑफ मोटिलिटी को, लेकिन इस कैपेबिलिटी ऑफ मोटिलिटी को इनहिबिट करके रखती हैं सेवरल इनहिबिटरी प्रोटीन्स जो कि प्रेजेंट होती हैं एपिडिडमल फ्लूइड में। इन इनहिबिटरी प्रोटीन्स का फंक्शन ये है कि ये इनहिबिटरी प्रोटीन्स करती क्या है कि ये इजैकुलेशन तक फाइनल मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स को प्रिवेंट करती हैं। स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस, ये बताया गया है कि जो 2 टेस्टिस होती हैं ह्यूमन एडल्ट की वो डेली 120 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सकती हैं और वो स्पर्म्स हमें पता है कि वो एपिडिडमस में स्टोर होते हैं, देन वास डेफरेंस में, और वो स्पर्म्स तकरीबन 1 मंथ तक वहाँ स्टोर रह सकते हैं। और अभी हमने जो पढ़ा था कि इजैकुलेशन के बाद स्पर्म्स फाइनल मोटिलिटी को अटेन कर लेते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैच्योरेशन। फिजियोलॉजी ऑफ मैच्योर स्पर्म, नॉर्मल मैच्योर स्पर्म होता है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो 1 to 4 मिलीमीटर्स पर मिनट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और जो एक्टिविटी है स्पर्म की वो न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम्स में इन्हेंस हो जाती है। लेकिन अगर हम बात कर लें माइल्डली एसिडिक मीडियम की तो ये ही स्पर्म की एक्टिविटी डिप्रेस हो जाएगी। लेकिन अगर मीडियम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो जाए तो ये स्पर्म्स की डेथ का भी कॉज बन सकता है। देन टेम्परेचर की अगर हम बात कर लें तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से स्पर्म की एक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर जाती है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ हो जाता है। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होने का नुकसान ये है कि स्पर्म्स की लाइफ शॉर्ट हो जाती है। देन हमने अभी पढ़ा था कि जो स्पर्म्स जो हैं वो जेनिटल डक्ट्स में तकरीबन 1 मंथ तक स्टोर रह सकते हैं, लेकिन इजैकुलेशन के बाद फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म्स का लाइफ स्पैन सिर्फ 1 to 2 डेज़ रह जाता है। देन हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ द सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेजिकल्स की सिक्रीशन की बात कर ली जाए तो वो अबंडेंट होती हैं फ्रुक्टोज, सिट्रिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और फिब्रिनोजिन की। और ये जो सेमिनल वेजिकल्स हैं ये अपनी सिक्रीशंस को एम्प्टी करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट में। इस सिक्रीशंस का फ़ायदा ये होता है कि बल्क ऑफ द इजैकुलेटेड सीमन इंक्रीज़ कर जाती है और ये जो फ्रुक्टोज और कुछ दीगर सब्सटेंसेस सेमिनल फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं ये स्पर्म्स की न्यूट्रिशन में भी हेल्प करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात कर ली जाए तो ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। किस तरीके से हेल्प करते हैं? सबसे पहले तो ये सर्वाइकल म्यूकस के साथ रिएक्ट करके उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि जिसमें स्पर्म की मूवमेंट आसान हो जाए, और दूसरा ये रिवर्स पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब्स में, जिसकी वजह से जो सीमन है वो मूव करता है टूवर्ड्स ओवरीज। प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शंस को देख लेते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक थिन मिल्की फ्लूइड क्रिएट करता है जिसमें कैल्शियम, सिट्रेट आयंस, फॉस्फेट आयंस, क्लोटिंग एंजाइम एंड प्रोफिब्रिनोलाइसिन प्रेजेंट होता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस हैं ये स्लाइटली अल्कलाइन होती हैं। हमें पता है कि जो वास डेफरेंस से फ्लूइड आता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है क्योंकि उसमें मौजूद होता है सिट्रिक एसिड। और उसके अलावा अगर हम फीमेल ट्रैक्ट की भी बात कर लें तो उसमें भी जो सिक्रीशंस मौजूद होती हैं वो एसिडिक होती हैं और उनकी पीएच होती है तकरीबन 3.5 से 4। अब स्पर्म जो हैं वो तब तक एक्टिव नहीं होते, तब तक मोटाइल नहीं होते जब तक कि सराउंडिंग की पीएच 6 से 6.5 तक ना हो जाए। इसीलिए जो अल्कलाइन सिक्रीशंस हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की वो इस तमाम एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती हैं। सीमन को डिस्कस कर लेते हैं हम। सीमन वो फ्लूइड है जो कि मेल सेक्सुअल एक्ट में इजैकुलेट होता है। इसमें 3 डिफरेंट ग्लैंड्स या 3 डिफरेंट ऑर्गन से कंट्रीब्यूशन आती है। जो वास्ट डेफरेंस है वो क्रिएट करते हैं फ्लूइड एंड स्पर्म जो कि सीमन का 10% बनाते हैं। देन फ्लूइड आता है फ्रॉम सेमिनल वेजिकल्स जो कि सीमन का 60% बनाते हैं। देन फ्लूइड आता है प्रोस्टेट ग्लैंड से जो कि सीमन का बाकी का 30% बनाएगा। और उसके अलावा कुछ अमाउंट में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से भी सिक्रीशन आती है। जो बल्क है सीमन का वो आप देख सकते हैं 60% वो आता है सेमिनल वेजिकल से जो कि बिल्कुल आखिर में इजैकुलेट होता है और स्पर्म्स को इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा से वॉश आउट करने में हेल्प करता है। द एवरेज पीएच ऑफ द कंबाइंड सीमन इज़ अबाउट 7.5 क्योंकि इसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड ऐड हो चुका है जो कि मोस्टली अल्कलाइन नेचर का है। अब यहाँ हमने देखा था कि
प्रोस्टैटिक ग्लैंड से एक क्लोटिंग एंजाइम आ रहा था और सेमिनल वेसिकल से हमारे पास फिब्रिनोजिन आ रही थी। तो ये जो क्लोटिंग एंजाइम है ये फिब्रिनोजिन के ज़रिए एक वीक फिब्रिन कोएगुलम बना लेता है जो कि सीमन को होल्ड करके रखता है वजाइना के डीप पार्ट्स में। लेकिन हमने ये भी देखा था कि प्रोस्टैटिक ग्लैंड की सिक्रीशन में एक प्रोफिब्रिनोलाइजिन भी था। ये प्रोफिब्रिनोलाइजिन कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिनोलाइजिन में अगले 15 से 20 मिनट के अंदर और वो इस फिब्रिन कोएगुलम को डिसोल्व कर देता है। यही वजह है कि इजैकुलेशन के बाद अर्ली मिनट्स में स्पर्म्स रिलेटिवली इमोबाइल रहते हैं और जैसे ही फिर फिब्रिनोलाइजिन फिब्रिन कोएगुलम को डिसोल्व करना स्टार्ट कर देता है तो यही स्पर्म्स मोबाइल बन जाते हैं। आगे हमने पढ़ा था कि इजैकुलेशन के बाद जो स्पर्म्स है वो तकरीबन 24 से 48 घंटे तक उनका लाइफ स्पैन होता है। अगर टेम्परेचर को लोअर कर दिया जाए तो यही स्पर्म्स का लाइफ स्पैन सेवरल वीक्स तक जा सकता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को फ्रोज़न लेवल तक ले जाएं यानी कि तकरीबन -100 डिग्री सेल्सियस तो हम इन स्पर्म्स को प्रिजर्व कर सकते हैं सालों के लिए। कैपेसिटेशन की बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि स्पर्म्स के साथ मल्टीपल इनहिबिटरी फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो कि उनको अपनी फाइनल मोटिलिटी अटेन करने से प्रिवेंट करते हैं। इजैकुलेशन के बाद जब ये स्पर्म्स फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में मौजूद फ्लूइड्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो इनके अंदर मल्टीपल चेंजेस होते हैं जो कि एक्टिवेट कर देते हैं स्पर्म्स को फर्टिलाइजेशन के लिए। इन तमाम चेंजेस को हम कहते हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और इस सब में जो टाइम लगता है वो तकरीबन 1 से 10 घंटे का है। सबसे पहले जो यूट्राइन और फ्लोपियन ट्यूब्स में फ्लूइड मौजूद होता है वो इन तमाम इनहिबिटरी फैक्टर्स को स्पर्म्स से दूर कर देता है। दूसरा काम ये होता है कि जब स्पर्मेटोजोआ मेल जेनिटल डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर बहुत से वेसिकल्स मौजूद होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल की काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मौजूद होती है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये एक्रोसोम की मेम्ब्रेन के अंदर ऐड हो जाते हैं और इसको टफ कर देते हैं और इसके अंदर मौजूद एंजाइम्स के रिलीज़ को भी मुश्किल बना देते हैं। इजैकुलेशन के बाद वो स्पर्म जो वजाइना में डिपॉजिट होते हैं वो अपना ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट को लूज़ कर देते हैं जिसकी वजह से जो हेड स्पेशली एक्रोसोम की मेम्ब्रेन है वो काफ़ी वीक हो जाती है। तीसरा काम ये होता है कि स्पर्म्स की मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा परमिएबल हो जाती है कैल्शियम आयंस के लिए। इन कैल्शियम आयंस का फ़ायदा ये होता है कि जो फ्लैजिलम की मूवमेंट्स है वो पावरफुल हो जाती हैं और दूसरा काम कैल्शियम आयंस ये करते हैं कि एक्रोसोम की सेल मेम्ब्रेन में ऐसे चेंजेस प्रोड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से उन एक्रोसोम्स में मौजूद एंजाइम्स का रिलीज़ ईजी हो जाता है। एक्रोसोम रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि एक्रोसोम के अंदर बहुत से हाइलुरोनिडेजेस एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो हाइलुरोनिडेजेस एंजाइम्स हैं ये डीपॉलीमराइज कर देते हैं हाइलुरोनिक एसिड के पॉलीमर्स को जो कि ग्रैनुलोजा सेल्स को आपस में जोड़ कर रखते हैं। उसके अलावा जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये उन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं जो कि ओवम के साथ एडहेयर होती हैं। जब एक ओवम ओवेरियन फॉलिकल से रिलीज़ होता है तो उसके अराउंड बहुत सी लेयर्स होती हैं ग्रैनुलोजा सेल्स की। इन ग्रैनुलोजा सेल्स की लेयर्स को डिज़ोल्व होना ज़रूरी है ताकि स्पर्म पेनिट्रेट कर सके और फिर आगे जोना पेलुसिडा को भी पेनिट्रेट कर सके। सबसे पहले जो हाइलुरोनिडेजेस एंजाइम्स होंगे वो पाथवे बनाएंगे ग्रैनुलोजा सेल्स के दरमियान ताकि वहाँ से स्पर्म पास कर सके और जब वो स्पर्म जोना पेलुसिडा के करीब पहुँचेगा तो वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ बाइंड करेगा जिसकी वजह से जो एक्रोसोमल एंजाइम्स हैं वो वहाँ पर रिलीज़ हो जाएंगे और जो एक्रोसोम खुद होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा ताकि सारे के सारे एंजाइम्स उसके रिलीज़ हो सकें और फिर तकरीबन अगले 30 मिनट के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन्स होंगी स्पर्म्स की और oocyte की वो आपस में फ्यूज़ कर जाएंगी और फिर हमारे पास फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सिर्फ एक स्पर्म ही क्यों oocyte में एंटर करता है। तो उसका जवाब ये है कि जब पहला स्पर्म जोना पेलुसिडा की लेयर्स को पेनिट्रेट करता है तो बहुत से कैल्शियम आयंस oocyte की मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज़ कर जाते हैं। ये कैल्शियम आयंस करते क्या हैं कि बहुत से कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स को एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज़ करवाते हैं। ये ग्रैन्यूल्स जोना पेलुसिडा में फैल जाते हैं और प्रिवेंट करते हैं किसी भी एडिशनल स्पर्म की बाइंडिंग को और अगर कोई स्पर्म वहाँ बाइंड कर भी जाए तो ये ग्रैन्यूल्स उसको भी अलहदा कर देते हैं। यही वजह है कि कभी भी एक से ज़्यादा स्पर्म oocyte के अंदर एंटर नहीं कर पाता।